डोर बेल बजने की आवाज़ पे फरीहा चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। ना जाने कौन आ गया था इस वक्त। शाम होने को थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इस वक्त घर पे वो अकेली थी और इसे ही दरवाजे पे जाके देखना था। कौन है? दरवाजे के करीब रुक इसने दबी आवाज में पूछा। ये हसन फारूक का घर है। चंद लम्हों के सुकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज में पूछा गया था। जी यही घर है उनका। आप कौन हैं? क्या काम है उनसे? हसन इसके शौहर का नाम था। इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और वो बया कर इस घर आ गई थी जहां वो दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला उन दोनों के लिए काफी था। मैं इसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं। आमिर नाम है मेरा, इसने कहा तो फरीहा तजब्जुब में पड़ गई कि दरवाज़ा खोले। नहीं, हसन घर पे नहीं था। देखे मेरे शौहर घर पे नहीं हैं। बिलाखिर वो बोली, भाभी फिक्र ना करे, मेरी इससे बात हो गई है। वो बोला आते वक्त मैंने कॉल की थी इसे, वो कराची में है ना। हाँ, फरीहा ने कहा और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाजिब नजर नौजवान कांधे पे एक छोटा सा बेग लटकाए खड़ा था। इसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। फरीहा को इसका चेहरा शनासा लगा, शायद वो उनकी शादी में आया था। अस्सलामु अलैकुम भाभी। शुक्र है दरवाज़ा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लूटा देंगी मुझे, इसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर जरा चौंक कर फरीहा की तरफ देखा। इसकी नज़रों में तब्दीली को फरीहा ने महसूस किया और वो कदरे बोखिलाई। इसने दोपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। आ जाएं आप। वो इसे लेकर ड्राइंग रूम में आई। बैठ जाएं, यहाँ मैं आती हूँ। इसे वहीं बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ आई और एक दोपट्टा उठाकर पहना और हसन को काल मलाई। हेलो, क्या बात है? हसन ने काल पक करने के बाद खुरदरे लहजे में पूछा था। कैसे हैं आप? फरीहा ने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा इससे तल्ख लहजे में ही बात करता था। फरीहा को नहीं याद था कि कभी इसने नरमी से बात की हो। ठीक हूँ, क्यों फ़ोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, वो उकताए हुए से अंदाज में बोला था। आपके एक दोस्त आए हैं, आमिर पहुँच गया वहाँ। हसन ने इसकी बात काटी थी। फ़ोन इसे दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, फरीहा ने कदरे इत्मीनान से कहा। वो इसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात कराओ इससे जल्दी, हसन ने कहा तो फरीहा ने फ़ोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे आमिर को थमा दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। आमिर इसे कई अलकाबात से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद आमिर ने फ़ोन उसकी तरफ वापस बढ़ाया। वो सोफे के करीब ही खड़ी थी। फरीहा ने फ़ोन कान से लगाया। सुनो, हसन कह रहा था, ये मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, मैं भी कई बार उनके घर जाता रहा हूँ। इससे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में इसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तुम ख्याल रखो इसका, तब तक मैं भी खुद को इजाहेगा। ठीक है, फिक्र ना करे, मैं उनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आए मैं आपको रूम में छोड़ आऊँ, इसने आमिर से कहा जो सोफे पे बैठा इसे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, इसने कहा तो फरीहा मुस्कुराई। हसन कई दिनों से कराची गया हुआ था और वो घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। ये तो टीवी देखती रहती थी या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। कभी कभार तो उकता कर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वो आया था तो इससे बात करके इसकी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर वो भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई। वो इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। गेस्ट रूम दरमियाने साइज का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था, साथ ही एक साइड टेबल पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीजें पड़ी थीं। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे, एक खिड़की थी जिसपे पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में अटैच बाथरूम का छोटा सा दरवाज़ा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, वो इसकी तरफ मुड़कर बोली जो रूम का जायज़ा ले रहा था। फरीहा ने इसे देखा। वो काफ़ी परकशिश मर्द था लेकिन इस वक्त चेहरे पे हल्की सी थकन थी। इसने इस बात में सर हिलाया तो वो बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। लेकिन इसका ज़हन ज़रा सा उलझ गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी।
अभी इसका हल्का सा तारुफ हुआ था और वो इससे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। इसे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। इसकी और हसन की दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले हसन का कोई दोस्त ऐसे घर पे नहीं आया था। हसन बहुत सख्त गिर मर्द था, लेकिन आज इसने खुद ही इसे घर पे ठहरा लिया। यकीनन उनकी दोस्ती खासी गहरी थी। इसने सोचा शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो इसकी पसंद नापसंद जरूरी थी। वो यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर इसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाजा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खिल गया। नीमवा दरवाजे से इसकी नज़र अंदर आ गई। वो बेड पे चित लेटा सो रहा था। इसने कपड़े भी नहीं बदले थे। फरीहा धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से जरा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्का सा इर्तिआश सांसों की आमद और रफ्त का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पे बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खिले थे। फरीहा को इसे यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। इसका गला सूखने लगा था। सर झटक कर वो जल्दी से बाहर निकल आई। ना जाने कब उसकी आंख खिली थी। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफी थक चुका था। इसके पापा ने यहाँ एक प्लाट लिया था और पेशगी अदायगी कर दी थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थीं। इसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले इसने हसन को कॉल की थी और इसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर हसन यहाँ नहीं था। सिर्फ इसकी बीवी थी जिससे वो मिला था और इसे हसन पे रश्क आया था। हसन जैसे मामूली शक्ल और सूरत की बीवी काफी खूबसूरत थी। इसने फरीहा को सादा से हलिये में देखा था जिसमें वो बेहद खूबरू लगी थी। इसने दोपट्टा नहीं पहन रखा था और जवान बदन की उठान ने आमिर को चौंका दिया था। इससे यकीन था कि अगर वो बंद सावर जाती तो इससे नजरें हटनी मुश्किल हो जाती। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ उसने पीछे को उड़स लिए थे और उसकी मजबूत कलाइयां दुखने लगी थी। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने इसकी थकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पे लगी घड़ी बजा रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थीं और किचन की तरफ से खटर पटर की मध्यम आवाजें आ रही थीं। शायद फरीहा वही मसरूफ थी। वो नम बालों को तौलिए से खुश्क करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पे रुक गया। फरीहा इसकी तरफ पुश्त किए किचन की स्लीब पर कुछ बना रही थी। दोपट्टा सर से सरक कर कंधों पर आया था और अब फर्श को छू रहा था। इसने अपीरन बांध रखा था जिसकी डोरियों ने इसकी नाजुक सी कमर के आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। इसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। वो इसकी आहट पाकर मुड़ी थी। उठ गए आप? मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी। अब से वो मुस्कुराई। फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींच कर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रोम खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे। फरीहा ने कहा। ना जाने क्यों इसने नजरें चराई थीं। मेरी पसंद पूछने का क्या फायदा, मैं सब कुछ खा ले तो। बहुत थक गया था तो सो गया। अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो फरीहा को देखते हुए बोला, जिसने दोपट्टा बेपरवाही से कंधों पे डाल रखा था और सिया रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं, वो बोली। ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती हैं आप, इसने शरारत से कहा। फरीहा ने अब्रू सुकेड़ कर इसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और अपीरन उतार कर खुद भी टेबल की दूसरी साइड पे आ बैठी। दरमियान में सिर्फ टेबल हाइल थी। वो तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी, शफाफ रंगत और गुलाबी तरशे हुए होंठ और बड़ी बड़ी सियाह आंखें जो बोलते वक्त जरा छूटी हो जाती थी। किचन में काम करने की वजह से इसकी गर्दन पे पसीने की हल्की सी बूंदें उभर आई थीं। वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया और वो इधर उधर की बातें करने लगे, मगर उसकी निगाहें बहक रही थीं। एक मौके पे इसे लगा जैसे वो भी उसकी नज़रों की आवारगी को जान गई है, मगर अनजान बनी हुई है। ये इसकी गलतफहमी भी हो सकती थी। वो इसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? इसने पूछा था। आमिर चौंक का। कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा किसी होटल, वो खाना खाते हुए रसान से बोला।
नहीं नहीं, आप रहें यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊंगी। हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने, अब आप अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब हसन की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे, शादी के फौरन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए जो हसन को कंपनी की तरफ से मिला है, लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में खरीद रहे हैं, आधी कीमत अदा की जा चुकी है। वो इसे बताने लगी। आमिर उसकी मद भरी आवाज सुनता गया। वो इसके बेहद करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर उसके बारे में आमिर की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। इसका हसन और जवानी इसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और उसकी नजरें फरीहा पर गड़ने लगी थीं। इसका दिल इसकी कुर्ब की चा करने लगा और एक अलग है लिपर धड़कने लगा। फरीहा ने कपड़े बदले और दरवाज़ा बंद करके बेड पे अलयटी बालों को इसने छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान न था। जब से हसन गया था वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। इसे डर लगता था, तन्हा घर में रहने से हल्की आहटों पे वो डर के जाग जाती थी। हसन का रवैया इससे हमेशा तज़हीक आमेज रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था, अजीब मर्दुम बेजार इंसान था। फरीहा को नहीं याद था अगर कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज्यादा बात की हो। इसे रात को एक खातून के कॉल आ जाते थे जिन्हें सुनने के लिए वो छत पे चला जाता था। इसने कई बार फरीहा को दबे लफ्जों में बावर कराया था कि इससे शादी में हसन की मर्जी शामिल न थी। उनगिनत रातें फरीहा ने रूकर गुजारी थीं, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस जरूरत के तहत ही बात करते थे, लेकिन आज इसके जागने की वजह अलग थी। आमिर को अपने घर में ठहरा कर वो बेचैन हो गई थी। वो इसे निगाहें भर के देखता रहा था, उसके अंदर हलचल सी जागी थी। वो इसे मना नहीं कर सकी थी, शायद जो मोहब्बत और आसूदगी इसे अपने शौहर से ना मिल सकी थी, वो किसी और में तलाश करने लगी थी। उसके बारे में सोचते सोचते ना जाने कब वो सो गई। आमिर की आंख दबी दबी चीख से खिली थी। वो हड़बड़ा कर जाग गया और अपने हवास बहाल करने लगा। इस लम्हे हल्की सी चीख फिर सुनाई दी थी और ये यकीनन फरीहा के कमरे की तरफ से आई थी। वो जल्दी से कंबल परे करके उठा और चप्पल पैरों में पहनकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। इसके बेडरूम के सामने पहुंचकर इसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा बंद था। फरीहा, आमिर ने इसे पुकारा था, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, यहाँ कोई है? अंदर से फरीहा की डरी हुई सी आवाज आई थी। कहाँ पे? दरवाजा खोलो। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर। इसकी आवाज हल्की सी आई थी, शायद वो कंबल में दबकी हुई थी और बेहद खौफजदा थी। दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ। चंद लम्हे बाद इसने दरवाजा खोल दियो, अंदर आया और उसके सत्ते हुए चेहरे की तरफ देखा। वो नंगे पांव दरवाजे के करीब खड़ी थी, चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था। यहाँ कोई है? खिड़की में वो डरे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खिल गई, बहुत जोर से। वो आंखों में हरास लिए बोले जा रही थी। अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। इसका शीशा सही सलामत था और वो खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से इसे तोड़े बगैर खोलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खिल गई? आमिर उलझ गया। तुम इसे वाकई बंद करके सुई थी ना? इसने पूछा। हाँ, मेरी आदत है, मैं दरवाजे, खिड़कियां और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है। वो अब भी जर्द चेहरा लिए कमरे के वस्त में खड़ी थी। मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, मैंने देखा था, वो बोला। हाँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए रूम की लाइट जलने दी, ऑन रहने दी थी। वो किस आई हुई सी बोली। आमिर फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ और इसे बगौर देखा और चंद लम्हे बाद वो इसके खिलने का राज समझ गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की अंदर से ही बंद होती और खुलती थी, लेकिन इसका हैंडल जरा सा ढीला हो गया था, जो हुआ के झुंकों से हिलता रहा था और बिलाखर खिड़की खिल गई थी। इसने खिड़की वापस बंद की। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, रिलैक्स हो। के खिड़की हुआ से खिल गई थी। हुआ से कैसे खिल सकती है? वो बेयकीनी से बोली और खुश्क होंठों पे जुबान फेरी। किसी ने बाहर से खोली थी और वो अब भी बाहर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। उसके साथ यूं कमरे में खड़े रह के आमिर को फिर से बेचैनी होने लगी थी। वो खौफजदा सी खड़ी थी। सो जाओ, ठीक है, सुबह बात होगी, मैंने देख लिया है, तुम्हें गलत फहमी हुई थी। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि वो इसकी राह में हाइल हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे इसकी आंखों में जिम सा गया था। थोड़ी देर यहाँ रह जाएं या फिर हम ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं, वो मुल्तजी अंदाज में बोली। ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूँ, लेट जाओ अपने बेड पे, वो बोला। वो मुतजब्जब सी अपने बेड की तरफ बढ़ी और बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो इसके करीब आ बैठा था,
एक ही बिस्तर पर बैठकर वो खासे करीब आ गए थे। आमिर को इसके चेहरे पर खौफ के अलावा हल्की सी सुर्खी भी नजर आने लगी। वो चंद लम्हे बाद आहिस्तगी से बेड पे दराज हो गई। कंबल इसने सीने तक ओढ़ लिया था। तुम वैसे ही डर गई थी, कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। वो इसका करीब बैठे बेटे नीम दरविज हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर फरीहा के गाल को नरमी से छुआ, जिसका इसने कोई रद्द अमल नहीं दिया, और लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ले। फरीहा की कुर्बत इस पे असरअंदाज हो रही, दिल में हलचल सी होने लगी थी। ना जाने कब वो सो गई, मगर आमिर वहां से ना उठा, उसके पहलू में मौजूद रहा। इसके सभी चेहरे को निगाहों की आगोश में भरता रहा। रात होले होले सरकती रही, ना जाने कितने लम्हे बीत गए थे, वो कब की सो चुकी थी। वो इसकी सांसों की मध्यम आवाज को सुन पा रहा था और आमिर का दिल जैसे उछलकर हल्क में आया था। वो उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में आकर इसने पानी के चंद छपिक्के अपने तपते हुए चेहरे पे डाले और सोने के लिए लेट गया। वो बहुत देर बाद सो पाया था। आमिर नाश्ते के बाद जल्द ही हसन के घर से निकल आया था। फरीहा से इसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वो रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। इसका रुख अपने प्लाट की तरफ था। वो इसे के मालिक से मिलने जा रहा था। इसने जेब से फोन निकालकर इसे कॉल मलाई। हेलो, कौन बोल रहा है? किसी खातून की आवाज आई थी। अंदाज में उजलत थी। उम्र का अंदाजा आमिर ने 35 साल लगाया था। जी, मेरा नाम आमिर दाऊद है। क्या ये असलम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का घर है? इसने कन्फर्म करना चाहा। जी, ये उनका ही घर है, मगर वो इस वक्त घर पे नहीं हैं, खातून ने तेजी से कहा। आमिर को लगा वो कॉल काटने लगी है। कब तक घर आएंगे वो इसने जल्दी से पूछा। रात तक फोन करके पता कर जीगा, खातून ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल काटती, आमिर के कानों में किसी मर्द की दबी दबी आवाज आई थी, जो कहीं करीब ही मौजूद था। शायद असलम रहमानी घर पे था और किसी वजह से इससे बात नहीं करना चाहता था। आमिर ने फोन वापस जेब में रखकर चंद लम्हे सोचा और एक टैक्सी रोककर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। इसका घर दरमियाने साइज के एक बंगले में था। आमिर ने मेन गेट पर रुककर घंटी का बटन दबाया, लेकिन घंटी बजने की आवाज नहीं आई थी। शायद वो खराब थी। इसने बड़े से मेन गेट पे दस्तक दी और साइड पे खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया था। इसने फिर ज्यादा शिद्दत से दस्तक दी, मगर अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे अंदर कोई जीरू मौजूद ना हो। इसने दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला तो वो जरा सा खिल गया। इसने अंदर हाथ डालकर कुंडी गिरा दी और गेट खोल दिया। अंदर आकर इसने दरवाजा बंद किया और अर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लान बेहद खूबसूरत था और बंगला छोटा मगर जदीद तराश खराश का था। वो लान को उबूर करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में कोई न था, मगर साथ के कमरे से दबी दबी आवाजें आ रही थीं। वो मोहतात कदमों से इस जानिब बढ़ा। मैंने खुद दस्तक की आवाज सुनी है सुहेल, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई दबी दबी सी निस्वानी आवाज आई थी। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, शायद गलत फहमी हुई है तुम्हें। जान मन यहाँ आओ, छोड़ो सब फिक्र और अंदेशे, अगर कोई बाहर हुआ भी तो चला जाएगा, मर्द ने भारी आवाज में कहा। औरत ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर उसका जुमला आमिर को सुनाई ना दिया। आमिर ने मर्द का चेहरा देखा, जिसे इस जवान साल खुबरू औरत ने सुहेल कहकर पुकारा था। वो उसके लिए अजनबी था। इसका हाथ दरवाजे पे दस्तक के लिए उठा। आमिर इस दरवाजे के ऐन बाहर खड़ा था, जिसकी दूसरी तरफ खेल खेला जा रहा था, जिसका एक मंजर वो की एविल से देख चुका था। इसने दस्तक के लिए उठा हुआ अपना हाथ नीचे किया और दबे पैरों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आया और बाहर की तरफ बढ़ा और लंबे कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका काम उसके शौहर से था। वो इससे अपने प्लाट की डायरेक्टरी लेने आया था, ना कि इसकी बीवी से। वो बाहर आया और टैक्सी पकड़कर वापस हसन के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर इसने किराया अदा किया और दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा फरीहा ने खोला था। इसे देखकर वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, शहजाद ने कहा और इसे नजर भर कर देखा। वो शायद शावर लेकर बाहर निकली थी। शफाफ चेहरा मेकअप से आरी होकर भी शादाब सा लग रहा था। घनीरे बालों में हल्की सी नमी जाग रही थी और पानी की कई आवारा बूंदें बालों से निकलकर मरमरी गर्दन पर सफर करती हुई कमीज में जज्ब हो रही थी। ओ मतलब काम नहीं हुआ? इसने सर हिलाया। चली, कोई बात नहीं, कभी तो वो आएगा, वो बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वो इसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ा था। वो मोरनी के तरह दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। इस लम्हे इसे हसन की खुशकिस्मती पे रश्क आया। इतनी हुसैन बीवी इससे मिली थी।
वो ड्राइंग रूम में आ बैठी, आमिर साथ ही बैठा था। मैं तो बूर हो गई, सुबह से वो बैठते हुए बोली थी। आमिर मुस्कुराया। बूर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा, वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला। जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बूर हो रही थी मैं। क्या मतलब, तुम्हें शौहर नहीं याद आया? आमिर ने इसे छेड़ा। वो सुर्ख सी होकर खामोश हुई। वो बेहद खूबसूरत थी और सोफे पर बैठी टांग पे टांग चढ़ाए एक अदा से बैठी थी। तुम दोनों की शादी कैसे हुई? फरीहा सवाल आमिर के लबों पे मचला था। किसी की शादी? तुम्हारी और हसन की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? अरेंज थी। उनकी मामा मेरी मम्मी की दूर परे की रिश्तेदार है। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गईं और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई, वो बताती रही। आखिर में इसकी आवाज़ में उदासी सी घुल गई। आमिर चौंका था। शायद वो हसन के साथ शादी पे खुश ना थी, फिर इसे मिस कर रही थी, तभी उदास थी। आमिर ने सोचा, वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है। आमिर ने कहा, पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत। वो दबी आवाज़ में बड़बड़ाई थी, मगर आमिर ने सुन लिया। अलिफासी, क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो इसके उदास चेहरे पे नजरें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। लंच किया है अपने आने? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। आमिर ने इसे तिरछी नजरों से देखा। बताओ, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? इसने ठहरी हुई मध्यम आवाज में पूछा। किया हो जाएगा, अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आमिर उसके पीछे आया था। कमरे में आंख वो बेड के किनारे रुक कर मुड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूं, आमिर ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने नसीब की खराबी का तावान भरना है। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली। तुम मुझे बताओ तो सही। वो इसके करीब हुआ और अपने हाथ उसके नाजुक कंधों पर रख दिए और उन्हें नरमी से दबाया। फरीहा ने कहा, मुझे सुना है थोड़ी देर। वो तो तुम नहीं बताओगी मुझे? वो जरा सा और करीब होते हुए बोला। तुम सो नहीं पाओगी, वो भारी सी इविज में बोला। क्यों? क्योंकि तुम डर जाती हो। याद है कल रात कैसे डर गई थी? हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद है और खिड़की खोल रहा है, तभी डर गई। लेकिन इस वक्त नहीं डरती मैं। इस वक्त नहीं डरती, लेकिन रात के वक्त डर जाती हो। अजीब बात है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूं? अपने भी नहीं खाया, मैं भी भूखी हूं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर रात को डर गई तो फिर मुझे आना पड़ेगा। किया? इसने कहा। बाहर जाती फरीहा रुकी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा खुमार नजर आया था। क्या पता, अगर मैं डर गई तो शायद आना ही पड़े। वो बेसाख्ता इसे बुलाने के लिए दावत दे बैठी थी। शायद वो यही चाहती थी। इसने अपनी बात मुकम्मल की तो आमिर ने इसे बगौर देखा। वो तेजी से बाहर निकल गई। आमिर ने लंच फरीहा के साथ किया। वो दोनों डाइनिंग रूम के वस्त में पड़े टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और उधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, फरीहा ने चाइनीज राइस का एक चम्मच नफासत से मुंह में डालते हुए कहा। आमिर ने सर उठा के इसे देखा था। किस सिलसिले में? इसने पूछा और पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया। इसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा इससे मिल आऊं। अच्छा, आमिर बोला। हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत पकी वाली फ्रेंड। बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ। वो इसे बता रही थी। आमिर इसे देखकर रह गया। इस वक्त वो अपनी उम्र से काफी कम लग रही थी। चेहरे पे अजीब सी मासूमियत थी और गुजरे हुए सालों की खुशगवार यादों के साए थे। अच्छा, चली जाओ तुम अपनी फ्रेंड के घर। तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊंगा। खुद हसन कराची में था, मगर पोर्च में उसकी नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वो फरीहा को इस पे ड्रॉप कर सकता था। उसकी ऑफर पर फरीहा चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। अब अभी तो आए हैं थके हुए और अब फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ असलम रहमानी के घर तक गया था मैं। वो घर पे मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना, फरीहा ने कहा तो आमिर ने सर हिला दिया। लंच के बाद वो अपने कमरे में जा घिसी और आमिर अपने कमरे में आ गया। ना जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। चंद लम्हे बाद कमरा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। वो अंदर आई थी। आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई। वो दरवाजे से कुछ कदम अंदर आकर बोली थी। इसकी आवाज पर आमिर ने आंखें खोली थीं और लेटे लेटे इसे देखा था। वो नकसक से तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था।
यहाँ आकर वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो गया था। वो इसके साथ एक ही छत तले रह रहा था जो उसके दोस्त की बीवी थी और बेहद खूबरू और नाजुक अंदाम थी। देखने वालों की नज़रों की अपने सरापे से खीरा कुर्द थी। मर्द और जन के दरमियान पाए जाने वाली कुदरती कशिश इसे बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। मुझे कौन सा मेकअप करना है, मैं तैयार हूं जाने के लिए, बस 2 मिनट रुक जाओ, आमिर ने कहा और वॉशरूम में घुस के चेहरे पे पानी के चंद छपिक्के मारे और चेहरे को तौलिए से खुश्क करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर इसने अपना मुआयना किया। वो हल्की नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था जिनके स्लीव्स इसने हसब आदत पीछे को मोड़ रखे थे। उन दोनों का लिबास मैच कर रहा था, ये भी एक इत्तेफाक था। इसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पे हल्का सा हाथ फेर कर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। फरीहा पास खड़ी इसे दिलचस्पी से देख रही थी। चलिं, इसने फरीहा को देखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूं जी, चलिं। वो बाहर की तरफ बढ़ी। घर के तमाम दरवाजे बंद करके वो बाहर आए। फरीहा ने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियां इसे थमाईं, जिसे थामते वक्त उसकी उंगलियां इसके हाथों से मिस हुई थीं। दोनों की आंखें इस लम्हे चार हुईं। इसने गाड़ी स्टार्ट की तो फरीहा पीछे बैठने के बजाय इसके पहलू में आ बैठी। सीट बेल्ट पहन लो, इसने फरीहा से कहा। नहीं, ऐसे ही ठीक है, वो बोली तो आमिर चौंका। क्यों? मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। अब ये क्या बात हुई भला? उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है हमारी सेफ्टी के लिए और तुम कह रही हो कि मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। वो अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए इससे मुखातिब हुआ। मुझे सच में उलझन होती ही, मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया है, वो बेबसी से बोली। लेकिन अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें सीट बेल्ट तो लगानी पड़ेगी, वो इसे देखते हुए बोला। चुल्लू, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खुद ही लगा देता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे जरा सा उसकी तरफ खिसका था। वो साकित बैठी रही। आमिर ने इसके कंधे के ऊपर हाथ बढ़ाकर सीट से लगी हुई बेल्ट थामी और इसे इसके सामने की तरफ ले जाकर बुक्कल में डालकर कसने लगा। उन लम्हों में वो इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। फरीहा के वजूद से निकलने वाली महक इसकी सांसों में शामिल होकर जिस्म तक रसाई हासिल कर रही थी। आमिर ने लंबी सांस लेकर बेल्ट को जरा सा ढीला किया और अपनी सीट पर संभल कर बैठ गया और खुद को पुरसुकून करने लगा। इससे दूर रहना गुजरते वक्त के साथ मुश्किल तर होता जा रहा था। इसे हासिल करने की ख्वाहिश इस लम्हे शिद्दत से हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तक में फुरेरी सी दौड़ गई। जब्त करते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड पे आ गया। इसकी फ्रेंड का घर 10 मिनट की ड्राइव पे था। वो दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। वो इसे रास्ता बताती जा रही थी। वो गाहे बगाहे कुन आंखों से इसे देख लेता था। इसने गाड़ी एक चौराहे पे रोकी थी। ट्रैफिक लाइट सुर्ख थी और इसे सब्ज होने में कुछ सेकंड लग जाने थे। वो इसके सब्ज होने का इंतजार कर रहा था। इस लम्हे इसके दाहिने तरफ एक गाड़ी आकर रुकी। इसने बेख्याली में इस गाड़ी की तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स को देखा। इस पे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। गाड़ी हसन चला रहा था और इसे के पेलू में एक जवान साल लड़की स्टाइलिश लिबास में बैठी थी। इसके खिले बाल कंधों पे झूल रहे थे और धूप का चश्मा बालों में ओढ़सा हुआ था। आमिर को लगा वो उन बालों की एक झलक कहीं देख चुका है। वो उलझ गया। हसन इससे और फरीहा से झूठ बोलता रहा था। वो कराची नहीं गया था बल्कि शहर में ही एक लड़की के साथ घूम रहा था। इस हैरत और खिफी के साथ उलझन भी होने लगी। इस लम्हे हसन ने भी अपनी गाड़ी पहचान ली और फ्रंट सीट पर आमिर को फरीहा के साथ बैठा हुआ देखकर बेहद चौंका हुआ नजर आने लगा, यूं जैसे वो फटाफट वहां से भाग जाना चाहता हो। फरीहा बेखबर सी खिड़की के बाहर देखती रही। इसे कुछ पता नहीं था कि इसका शौहर जो इससे कराची जाने का बोल के निकला था, इससे चंद ही मीटर दूर दूसरी गाड़ी में एक औरत के साथ मौजूद है। अगर इसे मालूम हो जाता तो वो क्या करती? आमिर सोचने लगा। शायद हंगामा कर देती, रोने लग जाती, कुछ भी कर सकती थी वो। आमिर ने खामोशी से होंठ भींच लिए। इशारा सब्ज हुआ तो हसन की गाड़ी तीर की तरह आगे बढ़ी और तेज रफ्तारी से ट्रैफिक के अजदहा में मुद्गम हो गई। वो थोड़ी देर बाद फरीहा के दोस्त के घर के सामने पहुंच आए थे। ये दरमियाने साइज का खूबसूरत सा घर था। आमिर ने कुशादा गिल्ली में गाड़ी रोक दी। अब भी आए ना अंदर? वो दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखते हुए बोली। नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा, तुम जाओ और मुझे टाइम बता दो, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। 4 बजे तक आ जाएं। अब वो कलाई पे बंधी नाजुक सी घड़ी को देखते हुए बोली तो आमिर ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया।
इसे इस लम्हे फरीहा से अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई थी। इसे वहीं उतार कर इसने गाड़ी वापस मोड़ी और बगली सड़क पर एक वीरान सी जगह लाकर रोक दी। यहाँ इक्का दुक्का ट्रैफिक मौजूद थी। पॉकेट से फ़ोन निकाल कर इसने कॉल मलाई थी। मुझे पता था कुछ ही देर बाद तुम्हारी कॉल ज़रूर आएगी। हसन की आवाज़ सुनाई दी थी जिस इत्मीनान से वो बोला था। आमिर सुलग उठा। क्यों इतने गर्म हो रहे हो यार, ऐसा क्या हो गया? हसन ने कहा तो आमिर तब गया कराची जाने का बोल के तुम यहाँ रंग रलियां मिना रहे हो और पूछते हो क्या हुआ। तुम भी तो मेरी बीवी के साथ रंग घूम रहे हो। हसन की आवाज़ सुनाई दी थी। एक लम्हे के लिए आमिर चुप सा हो गया। खैर तुम इस वक्त कहा हो? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। हसन ने एक होटल का नाम लिया था। आमिर ने कॉल काट के फ़ोन जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो हसन से बगलगीर होते हुए बोला। वो एक 5 स्टार होटल की लॉबी में मौजूद थे। वो सीधा इसके बताए हुए पते पर इससे मिलने आन पहुंचा था। हसन ने मुस्कुराकर इसे बैठने का इशारा किया। आमिर उसके बिलमुकाबिल आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। किया लोगे चाय आ काफी? हसन बोला तो आमिर ने इसे घूरा। तुम तो कराची में हो ना? हाँ यार, आज ही कराची से वापस आया हूँ। हसन ने सर झुकाकर मसनूई मिस्कीनी से कहा। इस झूठ पर आमिर का पारा चढ़ा था। बकवास बंद करो, तुम कराची गए ही नहीं, शुरू से यहाँ हो। और वो कौन थी तुम्हारी साथ? आमिर ने तुर्श लहजे में कहा। ठीक है मैं कराची नहीं गया तो क्या हुआ? हसन भी तल्खी से बोला था। और वो जो कोई भी थी तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं, वो मेरा ज़ाती मामला है, ठीक है? आमिर ने होंठ भींच लिए। तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे और अपनी बीवी से भी। शहर में रहकर उसकी आंखों में धूल झोंकते रहे हो। आमिर ने अफसोस से कहा। यार क्या फजूल की बातें छेड़ रहे हो तुम, रहने दो ये सब, काफ़ी पियो। हसन बोला। बैरा काफ़ी के 2 मग रख कर गया था। मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। आमिर ने काफ़ी का मग उठाकर घूंट भरा और आंखें इसकी आंखों में गाड़ दे। क्या बताऊँ? पूछो। हसन अब की बार जरा से धीमे अंदाज में बोला था। कराची नहीं जाना था तो बहाना क्यों किया? मुझे कुछ पर्सनल काम था शहर में, इसलिए। और वो पर्सनल काम वही था जो तुम्हारी साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पे मौजूद था। आमिर तल्ख हुआ। यही समझ लो, इत्मीनान से बोला। कौन है वो? आमिर को इसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी हुई वो लड़की याद आई। मेरी होने वाली बीवी है। आमिर को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मेरी होने वाली बीवी है वो, मैं जल्द ही इससे शादी कर रहा हूँ। और फरीहा का क्या होगा? मुझे क्या पता, अपने घर ही जाएगी। इसने बेहिस्सी से कंधे उचकाए। वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं फरीदा को 3 साल से पसंद करता हूँ, जब से इसे देखा है। मगर मम्मी ने मेरी शादी फरीहा से करा दी और यूं वो मेरे गिले पड़ गई। मगर मैं ये ज़बरदस्ती का रिश्ता अब और नहीं निभा सकता। तो फरीदा से शादी कब करोगे? आमिर तासुफ से इसे देखते हुए बोला। वो अपने शौहर से तलाक लेगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आमिर उसके इंकिशाफ पे हैरान रह गया था। मेरा नाम राजा है और मैं गांव में रहता था और बाबा जान शहर में रहते थे। बाबा हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गांव हमारे पास आते थे। यहाँ गांव में हमारे काफ़ी खेत है जो कि घर से बिल्कुल ही मिलते हैं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन गांव की खालिस ग़िज़ा और आबोहवा ने मुझे वर्जिशी जिस्म और चमकता हो रंग दिया है जो देखने वालों को मरूब कर देता था। हमारे घर में अम्मा, चचा जान और मेरी 2 छोटी बहनें और बड़े भाई की बीवी रहती है। बड़े भाई तालीम के लिए शहर में हॉस्टल में रहते थे। उनकी शादी चचा की बेटी से ही हुई थी। हमारे घराने में आपस में हंसी मजाक और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी। हर कोई मजाक मस्ती के माहौल में रहता था। मुझे बचपन से ही वर्जिश का शौक था। मैं रोज़ाना रात को तेल से मालिश करके ऐसे ही सो जाता था और सुबह उठकर दौड़ लगाता और फिर वापस आकर नहाकर नाश्ता करता था। नाश्ता चची जान बनाया करती थीं और भाभी दोपहर का खाना, जबकि मेरी दोनों बहनें रात का खाना बनाती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैंने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और कॉलेज की तालीम के लिए शहर आ गया। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जवानी क्या चीज़ होती है। गांव में हर चीज़ पाक साफ थी, कोई ऐसा ख्याल ज़हन में नहीं आता, जबकि हमारा गांव के दूसरे घरों में भी आना जाना नहीं था। यहाँ शहर में तो हर तरफ हर लड़का लड़की को ऐसे झूठता जैसे वो इसकी अपनी मलकियत हो। मगर अजीब बात यह थी कि मुझे बाहर की किसी भी लड़की से अजीब सी शर्म महसूस होती थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती भी तो मुझसे हो नहीं पाती थी। लड़की के करीब जाते ही अजीब सा रोब मुझ पर तारी हो जाता था और मैं कॉलेज में रहते हुए सबसे शरीफ लड़का था।
इस असना में गर्मियों की छुट्टियां हुई और मैं अपने भैया के साथ गांव वापस आ गया। रास्ते में भैया मुझसे मजाक करते रहे और पूछा कि कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं। मैंने कहा भाई आप मुझे ऐसा समझते हैं? उन्होंने कहा कि तो शरीफ है मगर शहर की लड़कियां तो शरीफ नहीं, किया कोई भी पसंद नहीं आई। फिर मैंने भाई को अपना डर बता दिया कि मैं लड़कियों के करीब जाने से झिझकता हूं, आप कुछ हल बताएं। भाई ने कहा कि जब वापस शहर आएंगे तो मैं अपनी कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा, वही तेरी शर्म दूर करेंगे। ऐसे ही बातें करते हम घर पहुंचे। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खाने की टेबल पर हंसी मजाक होता रहा। हम थके हारे थे इसीलिए जल्द ही सोने के लिए लेट गए। रात को करीब 2 बजे मेरी आँख खिली और मैं पानी पीने नीचे किचन में आने लगा। घर की सेटिंग कुछ यूं है कि मैं भाई भाभी और चचा चची का कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि नीचे वाले फ्लोर पर अम्मा बहनें और किचन है। ऊपर भाई के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। सरगोशियों में बातें और हंसी मजाक की आवाजें में समझ तो गया था, मगर फिर भी कोशिश करके दरवाजे की झरी से झांकने लगा। अंदर झांका तो देखा कि भैया बेड से टेक लगाए लेटे हुए हैं और भाभी उनकी तरफ मुड़ करके उनकी बेड पर बैठी हुई है, और वो दोनों खेल रहे थे और मैं तकरीबन 15 मिनट से देख रहा था और मुझ पर कैफियत तारी थी। इसके साथ ही मुझे दरवाजे खिलने की आवाज आई। मैंने इंतहाई तेजी से अपने बाईं जानिब देखा तो चची जान अपने कमरे के बाहर खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत न हुई और मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आकर पहले तो मैं सोचता ही रहा कि ये मुझसे क्या हुआ है, एक तो भैया को देखना और फिर चाची का मुझे देख लेना। खुद पर हैरान हो रहा था कि ये क्या कर दिया है। मैंने कुछ देर तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटे सोचता रहा। फिर यही ठीक लगा कि सुबह उठकर देखते हैं कि क्या होता है। अपने पुराना मामूल याद आया तो सरसों का तेल उठाकर नीचे चादर बिछाकर बैठा और पूरे बदन की मालिश शुरू कर दी। मैंने कोई 1 घंटा लगाया और पूरे बदन की मालिश की और वही चादर अपने बेड पर बिछाकर लेट गया। बेड पर लेटते ही दोबारा से ख्वाब में भाभी मेरे सामने आ गईं और मैं खुद को भाभी के पीछे बैठा हुआ था। यही सोचते हुए मैं नींद की वादियों में गिरता चला गया। सुबह देर से आंख खिली, जल्दी से नहाकर नीचे उतरा तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेरी डाइनिंग टेबल पर नजर पड़ी तो चची जान को वहां बैठे देखकर मेरी नजरें नीचे झक गई और मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। भाभी अभी तक नहीं आई थीं, शायद थकान अब तक नहीं उतरी थी। भैया वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए सबसे हाल चाल पूछ रहे थे। चची जान मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं और मेरी हालत खराब हो रही थी। अम्मा से कहने लगें कि देखें ये शहर जाकर कितना कमजोर हो गया है, लगता है अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। और ये कहकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगी। मेरी बहनें मुझे चिल्लाने लगी थीं कि अब उनकी शादी कर दें ताकि कोई ख्याल करने वाली आ जाए। नाश्ता के बाद चाचा तो खेतों की तरफ जाने लगे और कहा अगर दिल करे तो चक्कर लगा लेना, अपनी जमीनें भी देख लो। थोड़ी देर में ही चाची चाय ले आई और मुझे पकड़ाते हुए मेरे हाथ को टच किया। चाची बहाने बहाने से मुझे तंग कर रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और अपने खेतों की तरफ चला गया। वहां पुराने दोस्त भी आए हुए थे, उनका साथ अच्छा टाइम पास हो गया। दोपहर का खाना बाहर खाया और शाम को घर आया। भाभी अब नजर आ रही थी, उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं। भैया भी अपने दोस्तों की तरफ गए हुए थे, वो भी वापस आए और शाम का खाना हमने साथ खाया। इसके बाद अम्मा और बहनों से कुछ बातें की और फिर सोने के लिए ऊपर आ गया। खाना खाए हुए मुझे 3 घंटे हो चुके थे तो मैंने अपना मामूल शुरू कर दिया। मालिश करके बेड पर लेट गया। भाभी का आज पूरा होलिया मेरी निगाहों में फिरता रहा था। बेशक वो कपड़ों में बेहद हुसैन लगती थी। इससे पहले मैंने कभी इस नज़र से उन्हें देखा ही नहीं था और इसी तरह सोचते हुए मुझे चाची की हरकतें भी याद आ गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। उनकी बेबाक निगाहें और बहाने बहाने से टच करना कुछ और ही इशारा कर रहा था। मुझे कुछ अजीब ही लग रहा था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो उन औरतों में से थीं जो उम्र के साथ साथ और खूबसूरत होती जाती हैं। उनका लंबा कद, गोरा रंग, हल्के सुर्खी माइल बाल और बहुत ही गोल चेहरा, ये सब सोचकर मैं दोबारा बेबस होता जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और लाइट बंद करके सोने लेट गया। सोते हुए भी मुझे ख्वाब में भाभी ही नजर आ रही थीं और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही है।
इसी असना में मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी से टच हुआ है। मेरी आंख खिली तो अंधेरे में कोई मेरे साथ ही खड़ा था। पहले तो मुझे समझ है नहीं आया कि ये क्या हुआ है, ख्वाब है या हकीकत। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था। इसके साथ ही मेरे कान में एक सरगोशी हुई। कल रात अपने भैया के कमरे में क्या देख रहे थे? लगता है शहर जाकर बहुत जल्द जवान हो गए हो और मेरे तोते उड़ गए, क्योंकि वो चाची की आवाज़ थी। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं चची के सामने बच्चा सा हूं और वो मुझे से खेल रही है। वो बोली, हाँ भाई, कल क्या देखा था अपने भैया के कमरे में? लगता है बहुत मज़ा आया तुम्हें देखकर। आज मैं तुम्हें असल मज़ा चखाती हूँ। फिर चाची मुझे देखकर कहने लगी कि कल अपनी भाभी कैसी लगी? मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत थी। चाची ने मुस्कुराकर कहा कि आखिर अपनी माँ पर ही गई है। मैं ये सुनकर मुस्कुराया। चाची फिर पूछने लगी कि तेरा भाई इसे प्यार कर रहा था, वो तेरे भाई को? मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ? चाची ने कहा कि तेरे अबू और चाचा ने तेरे भाई की मर्जी की बगैर उसकी अपनी बेटी से शादी की। अब तेरा भाई इसे ठीक से खुश भी नहीं करता है। अक्सर हॉस्टल में रहता है, इस मर्तबा तेरे साथ कैसे आ गया अपने भाई के बारे में? ये बात सुनकर सारा सीन मेरे सामने गुजर गया। मैंने चाची को कहा कि मैं भैया से पूछूंगा। फिर चची उठ के कहने लगी, राजा अब मैं चलती हूँ। और मैं उठा तो अचानक ऐसे लगा जैसे कि मेरे कमरे के दरवाजे से कोई हिला है। हमारी लाइट बंद थी मगर बाहर की लाइट ऑन थी, जिसकी वजह से हल्का साया हिला था। चाची दोबारा मुझसे लिपट गईं और कहा कि राजा, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी जा रही हूँ। मैं उन्हें बाहर छोड़ कर आया और बेड पर लेट कर सो गया। मैं रात को सोते हुए भी अजीब तरह के ख्वाब देख रहा था। भाभी मेरे आगे भाग रही थीं और मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और कभी मैं उनके आगे भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे। मैं मुड़ने की कोशिश करता हूँ मगर मुड़ नहीं पाता। इस तरह के ओटपिटन ख्वाब देख कर सुबह उठा तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तमाम घर वाले नाश्ता कर चुके थे। मैं नहाकर बाहर निकला तो अम्मा मेरे कमरे में आई हुई थीं और बड़ी फिक्रमंदी से मेरा हाल चाल पूछ रही थी। मैंने बताया कि सब खैरियत है, बस रात देर से नींद आई। अम्मा ने बताया कि तुम्हारे भैया को शहर से तुम्हारे अबू की कॉल आई थी और वो जल्दी में वहां चले गए हैं। मैं भी कुछ परेशान हो गया। अम्मा से कहा कि अब नाश्ता भिजवाएं और अबू का कॉल मिलाकर बात करने लगा। अबू ने बताया कि शहर में एक नया स्कूल खरीद रहा हूं तो इसके लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए पैसों और लिखत पढ़त के लिए तुम्हारे भैया को बुलवाया है। मैंने कहा कि अब्बा अगर मेरी ज़रूरत हो तो बताएं, मैं आ जाता हूँ। अब्बा मुस्करा कर कहने लगे, नहीं बेटा, तुम ज़रा गांव की देसी चीज़ें दिल भर कर खाओ, क्योंकि फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। मैंने भी हंसते हुए कहा कि ठीक है अब्बा जान, आप खुश रहें। फोहे बंद कर मैं रात वाले वाक़ये की तरफ सोचने लगा जब दरवाजे के बाहर कोई साया हरकत कर रहा था। मैं डरा कि कहीं चाचा ना उठे हों और उन्होंने ना देख लिया हो। इतने में चाची मुस्कराती हुई नाश्ता उठाई हुई कमरे में दाखिल हुई और कहने लगे, मेरा राजा उठ गया है, चल अपने हाथ से नाश्ता करवाओ। मैं भी हंस पड़ा और कहा कि कल राजा की ख्वाहिश तो पूरी की नहीं है। चाची थोड़ी संजीदा होते हुए बोली कि राजा के लिए जान भी हाजिर है। मैंने नाश्ता शुरू किया तो चाची भी बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। नाश्ते के बाद मैं बाहर निकल आया और नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर चाय पीने लगा। मेरी दोनों बहनें मुझसे बिलतरतीब एक साल छोटी थी। एक 9वीं का इम्तिहान दे रही थी और एक 10वीं का। नीचे गया तो उनके कहकहे सुनकर उनमें गुम हो गया। हम उम्र होने की वजह से उनमें झड़पें होती रहती थीं, जिससे पूरे घर में रौनक रहती थी। मैं बहनों के साथ कुछ देर हंस खेलता रहा और फिर बाहर खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां चाचा हसब मामूल काम में मसरूफ थे। आज रात खेतों में पानी की बारी थी, जिसकी वजह से ट्यूबवेल अभी से चल रही थे। चाचा ने मुझे आवाज दी और कहा कि बेटा, शहर जाकर ट्यूबवेल में नहाना तो मिस किया होगा। मैंने कहा जी चचा जान, बिल्कुल, और फिर उनके इशारे पर ट्यूबवेल में उतर गया। मेरा कसरती बदन देखकर चाचा भी हैरान रह गए थे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत का काम नहीं किया था, मगर बदन बता रहा कि बहुत मेहनत किश्का है। खूबसूरती से तना हो, पेट ना होने के बराबर और चौड़ा सीना। मैंने पूछा, चाचा क्या हुआ? चाचा कहने लगे कि बड़ा खूबसूरत जिस्म है तेरा, अगर मैं एक और बेटी होती तो तुझसे शादी करवा देता। अचानक मुझे चाची की बात याद आ गई और मैं के उठा के चाचा, पहली बेटी की शादी पर भैया की मर्जी तो पूछ लेते।
चाचा एकदम गुमसिम हो गए और कहने लगा, बेटा, हम भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी और हम नहीं चाहते थे कि बाहर शादी करें, इसीलिए यह कदम उठाया था। मगर अफसोस कि तेरे भाई को पसंद नहीं आया। मैं बातें करते हुए नहा भी रहा था और चाचा की बात सुनकर मैं भी अफसोस महसूस करने लगा और चाचा से कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं भाई को खुद मनाऊंगा और इस घर में दोबारा खुशियों की बहार आएगी। मैं नहाकर बाहर आया तो हमारे खेतों में काम करने वाले लोग बहुत सा गिने का खालिस रस जो कि गुड़ बनाने का काम आता था एक बाल्टी भर के ले आए। मैंने बाल्टी मुंह से लगाई और खाली कर दी। इस तरह मैं शाम तक वहीं मसरूफ रहा और रात का खाना खाने घर वापस आ गया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। भाभी हसब मामूल चुपचाप थीं और उनकी गोरी कलाइयों में गोल्डन चूड़ियों की खन खन मेरे दिल की धड़कन को भी तेज कर रही थी। उनके चेहरे की उदासी उन्हें और भी हुसैन बना रही थी। दिल कर रहा था कि उनके चेहरे को हाथों में भर कर चूम लूं। खाना खाकर कुछ मीठा खाया और बहनों के साथ कुछ देर टीवी पर ड्रामे देखे। फिर अम्मा को शब बखैर कहकर ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचा तो थोड़ी ही देर में चाची भी दूध का गर्म गिलास लेकर ऊपर पहुंच गई। कहने लगे, ये लो दुल्हे राजा, गर्म दूध पियो। में भी हंस पड़ा और कहा कि कल रात तक सिर्फ राजा था और आज दुल्हा भी हो गया। और मैं मुस्करा कर दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। दूध बादाम और खुश्क मेवाजात से भरा हुआ था। मैं भी मजे में आ गया था। चाची ने कहा कि थोड़ा आराम करो। मैंने कहा जैसे सरकार की मर्जी और मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोचते सोचते नींद में चला गया। अगली सुबह मैं घर से चचा के साथ नाश्ता करके निकल चुका था। खेतों पर पहुंचने के बाद चचा तो अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ मुतवज्जे हो गए और मैं खेतों के साथ बने एक छोटे मकान में दाखिल हो गया। यह हमारा ही मकान था और जब चचा को रात भर खेतों की तरफ रहना पड़ता था तो चचा उधर ही रहते थे। यहाँ 2 कमरे हैं, एक छोटा किचन और बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, जबकि इसी मकान की बैक साइड पर खेतों पर काम करने वाले मुजारियों के घर भी है, जो कि इसी घर की तर्ज पर बने हुए हैं। ये सब अब्बाजी ने उन लोगों के लिए बनवाए थे कि ये खेतों के करीब ही रहें और काम भी दिल लगा कर करें। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा टीवी देखता रहा। बोरियत ज्यादा होने लगी तो मैं चचा के पास गया और कहा कि मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों की तरफ जा रहा हूं। चचा ने पूछा कि कब तक आओगे, मैं दोपहर के खाने का बंदोबस्त करवाऊं या नहीं। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं शाम तक दोस्तों के पास रुक कर घर चला जाऊंगा, वहीं रात का खाना साथ खाएंगे। चचा ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उनसे बाइक की चाबी ली और अपने पुराने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्त अहबाब का हल्का महदूद ही था, मगर हर किसी की तरह मेरा भी एक जिगरी दोस्त था। वकार हमारे स्कूल के हेडमास्टर का बेटा था। हम शुरू से ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के बाद भी हर जगह साथ ही पाए जाते थे। हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। मैं अपने बचपन की सारी यादें तसव्वुर में देखता हुआ इसके घर के बाहर पहुंच चुका था। गेट पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजा से झांका। मैं इसे देखते ही पहचान चुका था। वो वकार की छोटी बहन सना थी, जो हमसे एक क्लास पीछे थी और मेरी बड़ी बहन बिनाहिल की क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही हमारे दरमियान पसंदीदगी का ताल्लुक मौजूद था, मगर मेरी शर्माहट और खुद में मसरूफ रहने की वजह से ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया था। सना भी मुझे पहचान चुकी थी। इसकी आंखों के चिराग जल उठे थे। वो मुझे देखकर अंदर दौड़ गई और थोड़ी देर में ही वकार बाहर आया और बड़े पुरतपाक अंदाज में गिले मिला। हम काफी देर तक गिले लगे रहे। फिर हसब तवक्को इसके शिकवे शुरू हो गए थे कि यार शहर जाकर बड़ा आदमी हो गया है, हमें तो भूल ही गया है। मैंने कहा अंदर भी बिठाएगा, अब बाहर ही सब पूछ लेगा। वकार मुझे लेकर घर में दाखिल हुआ तो खाला भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया और वो मुझे बलाएं देने लगी। उनका शको भी वही था कि तुम्हारे शहर जाने के बाद ना तुम्हारी अम्मा ने चक्कर लगाया और ना ही तुम्हारी बहनों ने। मैंने उन्हें मुतमईन किया कि जल्द ही मैं उनके साथ दोबारा आऊंगा। खाला ने सना को चाय की आवाज लगाई और वकार मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने मुख्तसरन इसे अपना सारा अहवाल सुनाया कि शहर जाकर क्या तब्दीली आई और फिर इससे पूछने लगा कि वो आजकल क्या कर रहा है। वकार ने बताया कि आजकल स्कूल उसके पास है। मैट्रिक के बाद ही अबू का इंतकाल हो गया था और फौरन बाद इसने स्कूल संभाल लिया और साथ ही प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। मैं इसे देख रहा था कि वकार की शोखियां और तंजो मुजा अब संजीदगी में तब्दील हो चुकी है। और मैं जब इसे बताया कि यार तो कितना बदल चुका है, तो वो यही कहने लगा कि तेरे जाने के बाद सब तब्दील हो गया।
अब किसको तंग किया जाए और किससे मजाक किया जाए, इतनी देर में सना चाय और बिस्कुट लेकर आ चुकी थी। वो भी बहुत बदल गई थी। स्कूल में सर पर दो दो चकियां बांधने वाली अब बहुत खूबसूरत लंबे बाल की मालिक थी। जिस चेहरे पर हर वक्त तेल बहता रहता था, अब वो चमकदार बड़ी बड़ी आंखों, पतले पतले होंठ और एक खूबसूरत सी नाक में तब्दील हो चुका था। और उसके ऊपर हल्की मेहंदी कलर के फुट कमीज के साथ चौड़ीदार शलवार इसे मजीद गजबनाक बना रहे थे। मैंने वकार से मजाक किया कि यार, तुम्हारे घर में एक लड़की होती थी जिसे हम रूतो कहते थे, हर छोटी बात पर उपड़ती थी, कभी होमवर्क ज्यादा मिलने पर, कभी टेस्ट में फेल होने पर। वकार ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सना मेरी बात सुनकर गुस्से में लाल पीली होने लगी थी, फिर कहने लगी कि बड़ा अच्छा मजाक है ये, इतने अरसे बाद आना हुआ और शुरू हो चुके हैं। खाला को आने दें, फिर आपकी शिकायत लगाती हूँ। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कल ही अम्मा और बहनों के साथ आऊँगा, जितनी मर्जी हो शिकायत लगा लेना। वकार भी मेरी और सना की पसंदीदगी को जानता था। सना मुझे गुस्से में घूरती हुई बाहर जा चुकी थी। सना के जाने के बाद मैंने वकार से कहा कि ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में लगती है। इसके बाद हमारा मौजू स्कूल की तरफ छेड़ चुका था। मैंने इससे मिस जुबैदा का पूछा, जो कि हमारी फिजिक्स की टीचर थी और स्कूल के ही एक सर से उनका चक्कर चल रहा था। वकार चूंकि हेड सर का बेटा था, इसलिए इसके पास सबकी इन्फॉर्मेशन होती थी। वकार ही मुझे बताया करता था कि कौन कौन सी मिस और लड़कियां मुझ में दिलचस्पी लेती हैं, मगर मैं इस वक्त सर झुकाए दुनिया का सबसे शरीफ लड़का हुआ करता था। कई बार वकार ने भी मुझे चक्कर चलाने का मशवरा दिया है, मगर मैंने इसे मना कर दिया। फिर मैंने इससे पूछा कि साइमा का क्या हाल है। साइमा हमारी क्लास में होती थी और गर्ल परफेक्ट थी, जबकि वकार बॉयज में परफेक्ट था। शुरू में तो दोनों की खूब नौनक झोंक होती रहती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार में तब्दील हो गई। मैं ही इसका प्रपोजल लेकर साइमा के पास पहुंचा था और कुछ ही दिनों में ये दोनों हजरात केमिस्ट्री लैब के अंदर पकड़ चुके थे। वकार मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगा कि यार, तेरे जाने के बाद कुछ अरसे और चक्कर चलता रहा था। उसके बाद उसकी फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई तो इसे जाना पड़ा। अब एक और है जो कि इसी के स्कूल में है और हमारी टीचर भी रह चुकी है। मैंने इससे पूछा कि साइमा से सिर्फ मोहब्बत हुई थी या प्यार भी करते थे। वकार मेरी बात सुनकर उछल पड़ा था, कहने लगा कि शहर जाकर बड़ा चीता हो गया है, यहाँ तो तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। मैं भी हंस पड़ा था और कहा बस बस, वक्त वक्त की बात है और इस वक्त का बदला मैं अब उतार रहा हूँ। वकार ने ये सुनते ही कहा कि तो कल फिर स्कूल का चक्कर लगा, समर कैंप चल रहा है, अपने सारे पहले वाले टीचर भी होंगे, सबसे मिलवाऊंगा। मैंने भी जल्दी से हामी भर ली। उसके बाद मैंने इससे महल्ले वालों का पूछा। इसने कहा महल्ले को छोड़ एक ऐसी न्यूज़ देता हूं कि तो भी दंग रह जाएगा। न्यूज़ है, तेरे घर के बारे में है, बस मेरी बात का यकीन करना होगा। एक मर्तबा तो मैं भी परेशान ही हो गया। मैंने कहा न्यूज़ बता, किसके बारे में है। वकार ने कुछ सोचा और घड़ी देखकर कहा कि चल तुझे खुद जाकर देखो आता हूं। मैं एक मर्तबा फिर परेशान हो चुका था। इसने मुझे तसल्ली दी कि चल साथ चलते हैं। हम ड्राइंग रूम से बाहर आए और खाला को बताया कि हम थोड़ी देर जा रहे हैं, दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। सना भी साथ ही खड़ी थी, कहने लगी कि आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा खाना ज़ाय हो जाएगा। हम सब मुस्कुरा दिए और फिर घर से बाहर आ गए। वकार मेरे साथ बाइक पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। कुछ ही देर में मुझे पता चल चुका था कि रास्ता जाना पहचाना है। मैंने इससे दोबारा पूछा तो कंधे दबाकर कहने लगा कि खुद अपनी आंखों से देख लेना। उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचकर मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और उसके साथ चल पड़ा। अब मुझे सिर्फ हैरानी थी, कांजरा देखने वाला हूं। और थोड़ी ही देर में वकार मुझे एक खिड़की के पास लेकर जा चुका था और देखते हुए मुझे इशारा किया कि तुम भी आ जाओ। और मैंने आगे बढ़कर आंख लगा दी। अंदर एक चारपाई पर एक दरमियानी उम्र का आदमी और एक 20-22 साला लड़की एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। आप शायद समझ चुके होंगे कि ये आदमी कोई और नहीं, हमारे महबूब चचा जान थे। वकार मुझे अपने ही खेतों की तरफ ला रहा था और वो लड़की पिछली तरफ के किसी मुजारे की बेटी थी। लड़की सांवले रंग की थी, नैन नकूश पतले पतले थे, नाक पर चकती हुई नथ इतनी दूर से लश्कारे मार रही थी और लंबे बाल जो कि इसकी पुतली सी कमर तक पहुंचते थे। लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी। कुछ ही देर में दोनों ने खेल खेलना शुरू कर दिया और हम काफी देर तक खेल देखते रहे। अब मुझे समझ आ चुका था कि आगे क्या करना है।
میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور اندر کمرے میں کود پڑا۔ دوسری آواز وقار کی تھی جو میرے پیچھے ہی کودا تھا۔ چاچا اور اس لڑکی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا اور ان کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔